देखो हमें एसआई प्रीलिम्स और इसको डिस्कस कर लेते हैं। एसआई प्रीलिम्स और एसआई मेंस। एसआई प्रीलिम्स में हम क्वेश्चन की बात करते हैं ना, नंबर, वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, वो तो मैं तो चाहे 3 का रख ले चाहे 2 का रख ले, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। हमारे 10 क्वेश्चन थे मैथ्स के, पैटर्न 10 क्वेश्चन मैथ्स, 5 क्वेश्चन इंग्लिश, हिंदी कितने क्वेश्चन 10 हिंदी, 10 रीजनिंग, 5 कंप्यूटर और बाकी जीएस। सीजी कितना था 25 सीजी, मतलब ये हो गया आपका अलग, और उसके बाद जीएस में आ जाते हैं तो कितना बचा 40-60 बचा है ना। 60 नंबर आपका जीएस है और 60 में से 25 क्वेश्चन सीजी से और 35 ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड जीएस से। स्टैंडर्ड जीएस यह है प्री का। मेंस में आते हैं, मेंस में क्या रेशो हो जाएगा, क्वेश्चंस उतने ही आने मेंस में भी। अब मेंस में क्या रेशो बदला था, ये सेम था, ये सेम था 10 क्वेश्चन मैथ्स, अच्छा 2 पेपर हुआ था ना, एक तो 2 पेपर हुआ था, तो यहाँ पर आपको 2 पेपर मिलेगा। एक पेपर, पहला पेपर में क्या था, टोटल जीके, ये 100 नंबर का आपका जीएस। इसमें कुछ आइडिया है कि सीजी का क्या रखा था, ये नहीं 25 ही, ऐसे ही अपन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्या करेंगे, है ना। तो ये जीएस है, मान लो वो आपको 25 के लिए पढ़ना हो चाहे 50 के लिए पढ़ना हो, पढ़ना तो आपको पूरा है, सिलेबस पूरा है। ये जीएस हो गया एक पेपर ये आ गया। कोई कट ऑफ कभी एग्जाम से पहले सोचना नहीं चाहिए। रुको अभी समझ में आएगा। यहाँ बताओ, यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग का 100 क्वेश्चन, ये तो मैथ्स रीजनिंग का था, वो जो बड़ा लेंदी था, इंजीनियरों की भी हालत खराब थी ना, तो वो आपको नहीं देखना है। अगर क्वेश्चन बहुत टफ आता है तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाता है, इजी रहता है तो कट ऑफ बढ़ता है। आपको एक गलती यहाँ बहुत होती है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में, कि वो कट ऑफ जानने की कोशिश करते हैं, जबकि निश्चित कट ऑफ हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। कट ऑफ को ध्यान में रखकर आपको तैयारी, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, कट ऑफ दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। आपको पूरे सिलेबस की तैयारी करनी है, स्टैंडर्ड से तैयारी करनी है ना। अगर और ईमानदारी से एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको पेपर देना है, जैसे नेगेटिव मार्किंग इसमें था नहीं, इसमें नहीं था, है ना, इसमें नहीं था तो स्ट्रैटेजी भी होती है कि छोड़ना बिल्कुल नहीं है, अगर हवा नहीं भी लग रहा है तो भी नहीं छोड़ना, है ना। वो स्ट्रैटेजी हम तैयारी करते करते देखेंगे कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। छोड़ना नहीं है। अब मान लो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है और किसी से 100 में केवल 70 बन रहा और 30 को ब्लैंक छोड़ के आ गया, वो मूर्खता है ना। उसकी स्ट्रैटेजी भी देखेंगे कि बाकी जो 30 क्वेश्चन है अपने उसको कैसे अपने को कैलकुलेट करके उसको अटेम्प्ट करके आ जाना है, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। जब नेगेटिव रहता है तो अप्रोच बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाएगा। तो एसआई के अपन परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। यहाँ पर 100 नंबर था मैथ्स रीजनिंग, तो इसमें मैथ्स ज़्यादा था कि रीजनिंग ना, वही 50-50 अपन मान सकते, 80-20, 80% रीजनिंग, 80% रीजनिंग और 20 मैथ्स, ये था। और लोगों की हालत खराब हो गई थी, लोगों को समय कम मिला। और वो अब देखो, जैसे तुम बोल रहे हो ना कि कट ऑफ अपन पहले से दिमाग में रख लेते हैं कि भैया 70%, 65%, ठीक, तुम दिमाग में कट ऑफ लेके बैठ गए, पेपर बहुत इजी आ गया, बहुत ही इजी तो 85 पहुंच जाएगा वो तो,
है ना, और तुम 70 नंबर का दिमाग में रख रहे हो, पेपर आ गया टफ, जैसे ये आ गया था मेंस में, है ये मेंस में आ गया था, मैं तुमको बता रहा हूँ लोगों को 50 मुश्किल हो गया होगा, 50%, और वो भी अच्छे खासे, है ना। मेरे यहाँ आनंद है जो यूपीएससी का इंटरव्यू अभी देगा, वो इंजीनियर भी रहा है, तो उसका रैंक था ना, वो उसका तो वो फिजिकल उसके बाद मेंस के बाद शुरू किया, तो वो तो उससे हुआ नहीं, तो वो परेशान हो गया था। वो इसमें बोला सर समय का पता ही नहीं चला, मतलब समय बहुत कम पड़ गया, है ना, मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, लग रहा है कि बनेगा लेकिन बन नहीं रहा। वही मतलब अपन क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट और ये सब किए हैं। अब दिमाग क्या था कि आप कुछ नहीं कर सकते थे, होता क्या है बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, एक एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, दूसरा ये है कि मान लीजिए हमने को पता है, सबसे पहले तो अपने को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से प्रश्न की हमारी प्रैक्टिस अच्छी बनेगा। तो शुरुआत करना एकदम क्विक, क्वेश्चन को टिक कर लो, ये क्वेश्चन जो है जल्दी बन सकते हैं, कम टाइम लेते हैं और ये सब कर लेते हैं, तो एक टाइम मैनेजमेंट भी होता है। उसके बाद जब आपने टिक कर लिया कि सिटिंग अरेंजमेंट की अच्छी प्रैक्टिस की है, आप हाथ पांव मारते हैं, तो एक ही बार करने से 5 क्वेश्चन बन जाता है ना। तो आदमी का लालच होता है कि भाई आपने प्रैक्टिस भी की है और एक बार इसको बढ़िया से कर लेंगे, ग्राफ व्राफ सब सेट कर लेंगे डेटा के मिलाकर, तो 5 क्वेश्चन पड़ा हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि साला उसको हल करने लगे और नहीं आ रहा है, फंस गए। 5 क्वेश्चन के चक्कर में वो 10-10, 15-15 मिनट ले लेता है ना। आप जल्दी छोड़ते भी नहीं हो कि आपको लगेगा अरे बस हल हो ही जाए, तो 5 क्वेश्चन खड़ा है, 5 क्वेश्चन खड़ा है, और पता चला कि 10 मिनट के बाद भी वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। अब वहां से फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया कि साला 10 मिनट लग गया और एक क्वेश्चन सही नहीं हुआ। और ये तो ऐसा है कि आपका वो अगर जरा सा भी गलत हुआ, पांचों गलत, और आप 10 मिनट दे चुके हो, तो आपका छोड़ने का भी मन नहीं करता, आपको लगता है अब बन जाएगा, थोड़ा कहीं मिस हो रहा होगा। लेकिन इसी स्ट्रैटेजी में हो जाता है प्रॉब्लम। अगर बनना होगा तो आप एक निश्चित समय अलॉट कर लीजिए, बनना होगा बन जाएगा, वरना उसमें सिर मत खपाओ, दूसरे में चले जाओ। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, सबको लग रहा था कि मैथ्स पेपर बिगाड़ के आ गए हैं। आनंद जब मेरे पास आया तो मैं बोला अरे तू मत सोच कि तू बिगाड़ के है, ये हाल सब रो रहे होंगे अभी, ये पेपर वैसा है, जब तेरे से नहीं बना तो औरों से भी नहीं बनेगा, सबके साथ। ये तू सोच रहा है ना कि मैं वहाँ गया, समय दिया, लेकिन क्वेश्चन बना नहीं मेरे से, समय लॉस हो गया, तो समय बहुत कम पड़ा। मैं बोला ये इशू सिर्फ तेरे साथ नहीं, ये सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ होगा। और जो मैथ्स कमज़ोर रहा है, जिनका जो आर्ट्स बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड के रहे हैं, उनका और बुरा हाल होगा। तो अच्छा इंजीनियर रहा है, उनका तो और बुरा हाल होगा। तो आप कभी भी कट ऑफ को अपने दिमाग में नहीं रख सकते। आपको क्या करना होता है, सिलेबस को पूरी तरह से तैयार करो और अपना स्ट्रैटेजी के साथ अपना बेस्ट देकर आओ। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको पता है और आप बोलोगे नहीं मेरा बस हो गया है, मैं इसको नहीं लगाऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको जितना आता है बढ़िया से, आपने जितनी तैयारी की है ना, वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो पीएससी का एग्ज़ाम हो या एसआई का एग्ज़ाम हो, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि आप सोचोगे कि मैं पूरा सिलेबस चार्ट डालूंगी और 100% पेपर सॉल्व करके आऊंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी देखो, तैयारी की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। सिलेबस जो आपका है, ये पूरा सिलेबस है, आप 100% कर नहीं सकते। 100% आप इतने और 100% कर भी लोगे ना सिलेबस, बहुत खोज खाज के चाट के, तो उसको समय लेगा, वो करने में 1 साल का समय लेगा, ठीक। और उतना करने के बावजूद पता चला कि आप गए और आपसे नहीं बन रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको, स्ट्रैटेजी होती है कि 80%, जहां से हम प्रेडिक्ट कर सके कि 80% हमारा क्वेश्चन इतने तैयारी में से आ जाए, यहीं पर फोकस रखना है। फोकस हमें यही रखना है, यहाँ फोकस यही रखना है। 80% मतलब इतनी तैयारी हमारी हो
कि उसको बार बार रिवाइज कर लें कि वहाँ से 80% प्रश्न हमारे कवर हो जाएं और वहाँ वो जो तैयारी किया हुआ है वो जो प्रश्न है उससे गलती ना हो। फिर भी मानव है हम, 2-4 तो एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में अपन एकदम इजी वाला गलत करके आते हैं। मतलब मान लो, अब ये मान के चलो कि 100 में ना 3 से 5, इसको तो ये मान के चलो कि आपको पता है लेकिन गलत होता है ना। उसको आप कुछ चीज़ें आप क्योंकि मानव पैदा हुए हो आप इसको टाल नहीं सकते, वो हो जाएगा एग्ज़ाम के प्रेशर में। जानते हो किससे होता है? जो उस परीक्षा के लिए सीरियस होता है ना, ये गलती उससे होती है, ये गलती उससे होती है। जो उस परीक्षा को निकालने के लिए बैठा है ना, ये गलती उससे होती है। कुछ लोग जाते हैं वो करने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ना, उन्हें क्या गलत क्या सही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीरियस स्टूडेंट हो, आप उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए बैठे हो, तो भी एग्ज़ाम के प्रति दबाव की वजह से, और आपने बहुत सारी तैयारी की है, आपने बहुत सारी तैयारी की, वो सारा डेटा आपके दिमाग में घूम रहा है, तो उस एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन और उसकी वजह से ये गलतियाँ हो जाती। बल्कि आप एग्ज़ाम हॉल से निकलने ही पहले घंटे में आपको 2-3 तो पता भी लग जाता है, इस साला इसे कैसे हो गया है ना, ऐसा आता है, ये दही ये तो पता नहीं इसमें कैसे गलत होगी। ये तो हमारा फोकस, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 20% जो मैं छोड़ दिया हूँ ना, इस पे ब्यूरोक्रेट्स में पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को मैं यहाँ जाने नहीं बोलता। कोई भी एग्ज़ाम देते हो आप, देखते हो किसी साल का पेपर देखोगे तो आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे दिखाई देते हैं जो हवा नहीं लगता ना। मतलब परीक्षा से बाहर होने वाले स्टूडेंट इस 20% के लिए पगलाने लगते हैं। उनको लगता है अगर इस साला ये यहाँ से ये पूछ दिया तो एक प्रश्न के लिए वो क्या करेगा, किताबें छान मारेगा और 5-6 पेज का नोट्स बना लेगा। ऐसा 20 प्रश्न अगर उसको मिल गए तो 20 प्रश्न के लिए 100 पेज का नोट्स एक्स्ट्रा बना लेगा। ठीक, हमारा 80% जो फोकस एरिया है, हम मान के चलते हैं कि 200 पेज मान लेते हैं, पेज में मैं गणना कर रहा हूँ समझाने के लिए कि 200 पेज का ये हमारा नोट्स है, और इस 200 पेज को मैं बोल रहा हूँ कि फोकस हमको यहीं रखना है। मतलब बार बार तैयारी कर लो, बार बार रिवाइज कर रहा है। और ये 20% जिसको हम अचानक भयानक कहते हैं, ये 20% के लिए उसने सोचा कि मैं 100% पूरा तैयारी करूँगा। इस 20% के लिए उसने नोट्स बनाना शुरू किया और ये हो गया 100 पेज। वो स्टूडेंट सेलेक्ट होगा जो इस 200 पेज पर ही फोकस रखेगा और इसको एग्ज़ाम से पहले कम से कम 3 बार, है ना, 3 टाइम्स रिवाइज कर चुका होगा। 3 बार किसी भी एग्ज़ाम का एक फंडा जो मेरी नज़र में है वो ये है कि यदि तुम मुझे 3 बार, जब तक मुझे 3 बार नहीं दोहराओगे बड़ा पछताओगे ना। वो जो गाना है ना, जो तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो बड़ा पछताओगे, यहाँ वो एक एक विषय आपसे कहता है कि यदि आप 3 बार मुझे नहीं दोहराओगे तो बड़ा पछताओगे। मतलब कोई भी विषय हो, चाहे गणित हो चाहे रीजनिंग हो, एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो वो एक तो पूरा सिलेबस तैयार करे और परीक्षा से पहले 3 बार जब तक रिवाइज नहीं करेगा कहीं ना कहीं मार खाएगा, कहीं ना कहीं मार खाएगा। ठीक, ये नहीं करना है, ये नहीं करना। ये हर एग्ज़ाम की फिलॉसफी है, ये नहीं करना। यूपीएससी हो, स्टेट सर्विसेज हो, व्यापम के एग्ज़ाम हो, ये नहीं करना है। इसी में स्टूडेंट मार खाते हैं क्योंकि ये 80% जो सिलेबस होगा ना, मैं हाँ तेज़ी से तो चलना मेरी मजबूरी है, मैं एकदम आराम से तो नहीं चल सकता जैसे फ्रेशर बैच में चलता हूँ साल भर में। तेज़ी से चलना मेरी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो क्या है, देखो, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये मेन है, समझ जाओ। कंप्यूटर से ये तो 10 दिन की क्लास ना, 10-15 दिन, 10 दिन 5 नंबर के लिए अगर मैं बोलूँगी 1 महीना की क्लास तो मूर्खता है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम तो मार्च में कभी भी हो सकता है, हमें तो तैयारी में रहना है। थोड़ा समय मिल जाता है तो और अच्छी बात है ना, कुछ करते रहेंगे। थोड़ा और समय मिल जाता है तो कुछ कर लेंगे ना, जैसे कोई चीज़, हाँ इसको तो थोड़ा और डीप कर लेते हैं।
यही 5 नंबर का, इतना तो डिफरेंस नहीं है, बेसिक ही आएगा, 5 नंबर का है ना। देखो अभी मैं बताता हूँ ना, ये अन्य एग्जामों से अलग क्यों है एसआई का एग्जाम, बताता हूँ। ये 3 बार रिवीजन है ना, लेकिन अब आप बोलोगे कि सर 3 बार रिवीजन, तो मैं जैसा फ्रेशर बैच में बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हो, एक नया बच्चा आया है तो विषयों को लिख लिख के याद करें ना, उसका शॉर्ट नोट्स बनाए। बोलता हूँ पहले आप लिख लिख के तैयार करोगे, दूसरे रिवीजन में आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, है ना, फिर उसके बाद तीसरे रिवीजन में फिर से, अभी पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तीसरी बार रिवीजन में पूरा विषय आपको पूरा नोट्स करना है तीसरी बार रिवीजन तक। फिर आपके एग्जाम से 2 दिन पहले आपका शॉर्ट नोट्स जो होता है सारे विषयों के शॉर्ट नोट्स, वही चलेगा, बस फ्री होकर शॉर्ट नोट्स ही देखो। ये तो हमारा फोकस यहाँ रहेगा 3 टाइम्स। नए छात्र और आप लोग, जैसे अगर मान लीजिए कुछ जो छात्र आप लोग देखेंगे वीडियो को, जो छात्र पिछले एसआई में प्री क्रॉस कर चुके हैं या मेंस को क्रॉस कर चुके हैं, वो भी आप भी थोड़ा इत्मीनान से नहीं रह सकते। उसका कारण बता रहा हूँ। कारण इसलिए कि जब से सरकार बदली है, मैं पेपर ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं फेसबुक और यूट्यूब में बोल चुका हूँ कि मैं अनुभव कर लेता हूँ, प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि आगे क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या परिवर्तन होने वाला है। मैंने सिर्फ 2 एग्ज़ाम देखा है, सीजी टेट, जो सीजी टेट हुआ है और हुआ है एक बीएड का, ये 2 पेपर में देखा। ये 2 पेपर, ये तो एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम ना। पंखा परेशान कर रहा है, ठंडा। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको कर दे रहा हूँ। नहीं, दोपहर में अब ठंड लगने लगा, मतलब अब टेम्परेचर गिरेगा तेजी से। तो बढ़ा दिया टेम्परेचर थोड़ी देर। ये पेपर देखा मैं, इस पेपर को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पेपर का स्तर बहुत बढ़ा दिया इसमें, इन जैसे एग्जामों में। ये 12th के बाद का सीजी टेट है ना, ये बीएड, इसका स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया। जो जीएस का स्टैंडर्ड था ना, वो बढ़ा दिया बहुत। और आपको जो अब ये जो एसआई का एग्ज़ाम होगा, इसमें कंपटीशन रहेगा तगड़ा। बोलो क्यों? ये 5 साल की अवधि में ना, एसआई में इतने कैंडिडेट घुस गए तैयारी के लिए इस 5 साल की अवधि में। एक तो पहले वाले जो थे ही, और अभी जो नए खून जो घुसे हैं वो भी तो तैयारी किए होंगे, फिजिकल से बाहर हो गए होंगे या जिससे भी बाहर होगा उनसे भी कंपटीशन मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात कि पीएससी लेने वाली है एग्ज़ाम, तो पीएससी तो एक स्टैंडर्ड अपना व्यापम से बढ़ा कर रखता है ना। और ये दोनों एग्ज़ाम का जो हाल देखा है मैंने, इसका मतलब ये है कि यहाँ जीएस के स्टैंडर्ड, अभी मैं आपको बता देता हूँ, पिछला वाला प्री इट वाज मोर बेस्ड अपॉन वन लाइनर्स। पहला वाला जो प्री हुआ आपका, एसआई का प्री हुआ, ज़्यादा वन लाइनर है। वन लाइनर के किस्म के प्रश्न थे। मेंस में थोड़ा सा आगे गया, लेकिन फिर भी ज़्यादा वो वन लाइनर ही था, है ना, ज़्यादा वन लाइनर ही था। हाँ, ज़्यादा वन लाइनर था। लेकिन जब आप पीएससी में जाते हो तो आप देखते हो कि उसमें वन लाइनर की संख्या जो है, पिछले साल का परीक्षा छोड़ दो, पिछले साल तो सरकार बदली थी तो अचानक वैसा पेपर आ गया था। सरकार बदली थी, नई सरकार, पिछले सरकार द्वारा जो सेट किया गया पेपर उसको नहीं देना चाहती थी, आनन फानन में प्रश्न बना था वो। लेकिन उससे पहले 4 साल का पेपर देखोगे ना पीएससी का, तो वास्तव में वो पीएससी के स्टैंडर्ड का था। इसका मतलब ये है कि हम उस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि ये जो अभी पिछला वाला जो प्रीवियस एसआई का एग्जाम होगा, प्रीवियस एसआई, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सीजी टेट और बीएड में भी वन लाइनर ही आता था, वन लाइनर के एग्जाम होते थे ये। लेकिन यहाँ मैं कूट वाले प्रश्न देखा, बहुत कूट वाले, और वो भी अच्छे स्टैंडर्ड, है ना, अच्छे स्टैंडर्ड के देखा मैं यहाँ जीएस के कूट के प्रश्न। हॉस्टल वार्डन में भी वही हुआ है, तो अब सोच लो। तो मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वन लाइनर की, अभी भी वन लाइनर होगा, मैं आपको बता, 50% तो तय है, 50% तो वन लाइनर तय होगा ही होगा।
लेकिन अगर 50% प्रश्न कूट वाले बनाता है, कूट वाले प्रश्न का मतलब ये होता है कि इसके लिए बहुत डीप तैयारी चाहिए, डीप स्टडी चाहिए इसके लिए। क्योंकि आप किसी क्षेत्र से 4 फैक्ट दे दिया और आपको 2 पता है और 3 भी पता है और 1 नहीं पता, फंस जाओगे, है ना। फिर तो आप बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो के उसमें रहोगे कि क्या पता सही हो जाए, लेकिन वो कंफर्मेशन तो नहीं है। ये परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो, मैं तो वो वाला पेपर में ध्यान से देखा नहीं, सीजी टेट बीएड हॉस्टल वार्डन, जैसा आप बोल रहे हो कि पहले 1 लाइनर आता था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 प्रश्न आता था वैसा, लेकिन अभी संख्या बढ़ गई। चलो 50% नहीं मानते अपन, 25% कर देगा इसको, मान लो इसको 25%, बाकी 1 लाइनर रखा, 25% कूट वाले बना दिया। अब ये कैसे रोल प्ले करेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर एसआई में फिजिकल पहले होता, पहले वो जो दौड़ भाग आपका है पहले होता, तो ये पीएससी के जो मेंस और ये सब जो क्रीम स्टूडेंट है ना, मेंस दिए हुए हैं, इंटरव्यू दिए हुए स्टूडेंट जो अभी नौकरी में नहीं आ पाए, भरेंगे तो ये भी भरेंगे, ये भी ना। मैं आपको बता देता हूँ, ये इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट सबसे पहले तो प्री में काट देंगे, जो वो उन स्टूडेंट्स को काट देंगे जो दौड़ भाग सकते हैं, काट देंगे। क्योंकि वो 1 लाइनर ये परेशान नहीं करेगा इनको, 1 लाइनर ऐसा मत बोलो कि उनको परेशान करेगा, ये वो पढ़ते हैं, लेकिन वो यहाँ भी इसकी भी तो तैयारी करते हैं। उनकी तैयारी इस प्रकार की होती है कि वो इसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन बना लेंगे, जबकि 1 लाइनर पढ़ने वाले स्टूडेंट यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। और ये तय है लगभग, मैं बता रहा हूँ आपको, पीएससी ले रहा है, लगभग तय है। जो जितने भी पेपर नई सरकार के तहत हुए हैं, मैं बता रहा हूँ जीएस का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है। पेपर का 2 घंटा 100 क्वेश्चन ना, 2 घंटा। तो अवधि तो सबके लिए वही है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर कुछ भी कर लो, 3 घंटा का भी पेपर क्या कर लोगे। ये तो प्री की बात है, प्री तो एक ही पेपर होगा। ये अलग अलग दिन में हुआ था कि हाँ, दूसरे दिन 2 दिन लिया था। चलो पीएससी से कम ठीक था, पीएससी का तो एक दिन में 2 पेपर मारता है, ठीक। अब देखो आप, ये पूरा ये बोर्ड में खिंचा हुआ है ना, इसी में सारी स्ट्रेटजी छुपी हुई है। सबसे पहला चीज़ 80% फोकस, 20% के चक्कर में भागना नहीं। दूसरा, हम जो भी पढ़ेंगे वो हमें कोशिश करनी है, हमें उसको पीएससी के स्टैंडर्ड में ले जाना है। मतलब आपको किसी विषय की डीप जानकारी होनी चाहिए, भले वो कंसेप्चुअल प्रश्न ना बनाए, कूट वाले ही बनाए। अगर 4 तथ्य डालकर आपसे एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, तब क्या होता है कि हमें पता होगा तो जल्दी बनेगा, नहीं पता सोचने पर मजबूर हो गए तो पेपर 2 घंटा कम पड़ जाएगा, जैसे पीएससी में होता है ना। अच्छा, और एक और चीज़, इस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी में आप लोग जब यहाँ पर टेस्ट दोगे, वीकली टेस्ट तो होगा यहाँ भी, आप लोग जब टेस्ट दोगे तो जैसे कि कुछ जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। क्यों लेनी होगी? क्योंकि देखो, जो फ्रेशर बैच होता है, फ्रेशर बैच में तो मैं बड़े आराम से स्टूडेंट को तैयार करते हुए चलता हूँ, उनको फिर बोलता हूँ कि ये तैयार हो गया, रिवीजन करते हुए चलता हूँ, और ये आपका ये भैया अब वीकली टेस्ट से तैयार करके आओ पूरा, और जो आए हुए क्वेश्चन है सॉल्व वो भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करके आओ, है ना। वहाँ से भी मैं कुछ ही प्रश्न देता हूँ वहाँ से, ताकि बच्चे क्या होगा कि 1 लाइनर फैक्ट, वो ये वाले प्रश्न 1 लाइनर फैक्ट मैं नहीं करवाता यहाँ, 1 लाइनर जो सॉल्व में दिया हुआ है भैया कर लो, ताकि अगर कोई सेटर वहाँ से कॉपी कर दे तो आपको पता हो, समय भी बचेगा, आपको ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना। आपने सॉल्व किया हुआ है, देखा प्रश्न, इसका उत्तर ये है, ख़त्म बात, आगे बढ़ गए ना। तो सॉल्व तो आपको करना है, सॉल्व मतलब प्रीवियस ईयर के, जैसे व्यापम पीएससी के आप लोग जैसे पहले तुम की थी पहले सॉल्व, कौन सा वाला पीएससी व्यापम वाला, सब है ना। सॉल्व आपको करना होगा, सॉल्व आपको करना होगा। मतलब जब आप, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया है, पॉलिटी पढ़ाया आपको पार्ट 4
के तक एक हिस्से का ये टेस्ट है। उस हिस्से का जितने प्रश्न पिछले पीएससी में व्यापम में आए हुए हैं वो आपको सॉल्व करके आना है, मतलब आप उसको भी सॉल्व करके आओगे, टेस्ट में रहेगा। और मैं जो अपनी क्रिएटिविटी से प्रश्न बनाता हूँ उसकी तो अधिकता रहेगी, अधिक रहेगा, क्योंकि आपको तैयारी कितनी सॉलिड आपने की है उसको चेक मेरे क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। और मेरे क्वेश्चंस आसान नहीं होते, मैं तुमको बता देता हूँ। मेरे क्वेश्चंस का मतलब ये है कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसी रेंज में होगा, लेकिन आप प्रॉपर मेहनत करके आओगे तभी बनेगा। जरा सा इधर उधर किए मतलब वो प्रश्न में चूके आप गलती हो गई, ठीक। तो मेरे प्रश्न जो मेरे बनाए हुए प्रश्न होते हैं वो आपको दो चीज़ सिखाते हैं, दो चीज़ सिखा देंगे। एक, प्रश्न ठीक से पढ़ना, ये भी स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न ठीक से पढ़ते नहीं, हड़बड़ी में गलती हो जाता है। तो मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अब एक बार गलती करोगे, दो बार गलती करोगे, आपको वो मेरे क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ना सिखा देंगे, अलर्ट रहना सिखा देंगे प्रश्न पढ़ते समय। मेरे प्रश्न ऐसे कूट वाले ज़्यादा होते हैं जिससे क्या होगा कि अगर आपने डीप मैंने पढ़ाया और आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, जरा सा चूके मतलब गलत। इसका मतलब क्या है कि जब आप कुछ गलती करते हो ना पेपर में तो आपको याद रह जाता है कि ये गलती हुई थी मेरे से, ये नहीं है ना। ये चीज़ें, इन चीज़ों का समावेश होगा। और क्लास कैसे चलेगी वही बता रहा हूँ। अधिकांश छात्रों का कमज़ोर होता है जो एसआई के लिए आते हैं, ये वाला हिस्सा और ये, मतलब ये दो सेक्शन में मैं लेके चल रहा हूँ। ये तो इस पे तो काम मेरे को करना है, ये वाला हिस्सा मुझे काम करना है ना, कोई बात नहीं। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें समय लेकर अपने को विषय को मजबूत करना है। एक विषय तो ये चलेगा, एक क्लास ये चलेगी मैथ्स और रीजनिंग के लिए, मतलब बारी बारी से कुछ टॉपिक मैथ्स के हुए, कुछ टॉपिक रीजनिंग के हुए, ये क्लास तो ये चलता रहेगा। मतलब अगर आप पूरे, ये मत सोचो कि 20 ही नंबर का है, लेकिन 20 नंबर के लिए करना तो आपको पूरा मैथ्स और रीजनिंग है ना, यहाँ के लिए, ठीक। समझ जाओ वो आप इसके लिए भी तैयारी करोगे, इसी लेवल का तैयारी करोगे, कोई अलग नहीं है, आप उसी लेवल का ही तैयारी करोगे। क्योंकि हमें क्या पता, हमें पता चला कि मेंस वाला ही प्री में मार दिया स्टैंडर्ड का, फिर क्या करोगे। तो हम स्टैंडर्ड तो वही लेके चलेंगे कि भाई मेंस के हिसाब से, ये भी आप मेंस के हिसाब से ही पढ़ोगे। तो ये क्लास ऐसा समझो कि आप ये प्री प्लस मेंस है, क्योंकि कुछ सिलेबस अलग नहीं है, बस क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी और स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। हम वो स्टैंडर्ड तो यहीं पर रखेंगे, कि आपको कैसे पता कि स्टैंडर्ड जो मेंस का स्टैंडर्ड था, पता चला कि वो तो प्री में ही रख दिया। ऐसा हो सकता है ना, जिसको आप सोच रहे हो और आप हाई स्टैंडर्ड से तैयार करते हो, तो आप वहाँ से गिरोगे तो आप सेफ ग्राउंड में रहोगे, ठीक। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना आप लोग सोचोगे कि पिछले साल जैसा एग्जाम हुआ था वैसे ही वन लाइनर होगा, और वैसा नहीं हुआ तो फिर तो आपका फिर अगला ऐसा ही पता नहीं कब है। तो आपको तैयारी पूरी करनी है। हाँ, नए स्टूडेंट के लिए चुनौती ज़्यादा होगी, जो पुराने स्टूडेंट हैं क्योंकि वो पहले तैयारी कर चुके हैं तो वो लोग ये जल्दी से अडॉप्ट कर लेंगे, इसको पकड़ लेंगे जल्दी। लेकिन नए स्टूडेंट के लिए जो जोश में आते हैं ना, एकदम 3 महीना में 4 महीना में साहब बन जाओ, तो मैं एकदम कड़वा सत्य बोलने वाला हूँ। वो आपको ये मान के चलो कि 0.10%, वो भी एकदम ब्रिलियंट रहा होगा तभी जगह बनाएगा, वरना सब सिर्फ सपने में जी रहे हैं। इतना आसान नहीं है, नौकरी रोड में फेंकी हुई नहीं ना, इतना आसान नहीं। वो पहले से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैथ्स और रीजनिंग में करने की ज़रूरत नहीं, बढ़िया आता है उसको, तो वो 8-10 घंटे रगड़ेगा ना तो वो कर सकता है। लेकिन ये भी संभव बहुत कम होता है, 1000 में एक आध ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गया तो हो गया, वरना बाकी सब जुआ खेलेंगे, ठीक। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी। 1 घंटे हमारी मैथ्स रीजनिंग चलेगी, एक क्लास हमारी चलेगी जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश मान के चलो कि अगर अच्छे से तैयार करना है, हम तैयार करते चलेंगे इस तरह से, तो 1.5 महीना एक क्लास चलेगी, तो हिंदी इंग्लिश 1.5 महीना, और 15 दिन कंप्यूटर से मान लो एक क्लास 1 घंटे की चलेगी, तो 2 महीने में ये हो जाएगा, 2 महीने में, और ये 3 महीना आपको चलता रहेगा। एक क्लास इसकी अलग चलती रहेगी। एक जो शेड्यूल होगा वो आपका हिंदी और कंप्यूटर्स और इंग्लिश के लिए रहेगा, 1 घंटे का वाला शेड्यूल, और एक शेड्यूल जिसको मैं 1.25 घंटे भी खींच सकता हूँ वो रहेगा जीएस का शेड्यूल। जीएस का 1.25 घंटे 1.5 घंटे भी किया जा सकता है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 1 महीना तो बचेगा ना। जैसे हमने एक एक घंटे का 3 शेड्यूल है, ये एक तो मैथ्स रीजनिंग के लिए फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये हमेशा चलेगा, 3 महीना 3.5 महीना चलेगा। एक हमने इसमें पहले पकड़ा हिंदी, ये कंप्लीट करके फिर हमने इंग्लिश लिया, और ये कंप्लीट करके कंप्यूटर लिया। यहाँ भी बचेगा हमारे पास 1 महीना, क्योंकि 2 महीने में हो जाएगा। 1 महीना बचा, तो ये जो 1 महीने का 1 घंटे क्लास, मतलब यहाँ भी जीएस आ जाएगा, यहाँ भी जीएस आ जाएगा। ये जो 1 घंटा है, ये तो भाई ये 1 घंटे से बढ़ भी सकता है, सवा, ये तो जीएस ही चलेगा। और 1 महीने का हमें शेड्यूल यहाँ मिल जाएगा, यहाँ जीएस का, ये करना है। 60 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं फिर समय नहीं देखता, वो 1.5 घंटा हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि 2 घंटा पढ़ने के बाद 2 घंटा मैं जीएस खींच रहा हूँ तो तुम लोग पगला गए, दिमाग ही नहीं है क्लास में, तो ऐसा भी संभव नहीं होता ना। तो इस तरीके से क्लास चलेगी। मतलब हम मान के चलते हैं कि वी हैव 3.5 मंथ्स, वी हैव 3.5 मंथ्स, मैक्सिमम वी हैव 3.5 मंथ्स, हमारे पास इतना ही समय है। इस समय को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? 6 दिन क्लास, पहली बात। नॉर्मली मेरी 5 दिन क्लास होती है, शनिवार छुट्टी होता है, संडे टेस्ट होता है ना, लेकिन हमें समय पर तो हम क्या रखेंगे? 6 दिन। ये क्लास होगी 6 डेज इन अ वीक, संडे टेस्ट, संडे होगा आपका टेस्ट, ठीक। ये 6 दिन रखना पड़ेगा, संडे होगा, और 3 क्लास के शेड्यूल होंगे, 1 घंटे की एक शेड्यूल, 1 घंटे की एक शेड्यूल, 1 घंटे की एक शेड्यूल। ये मतलब 2:30 बजे से 5:30, 2:30 बजे से 5:30, ये शेड्यूल है। तो एक क्लास जो है आपकी पूरी, जो भी शेड्यूल है, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये चलती रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम एसआई के बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, तो मैथ्स वाले भी है ना, बीएससी के, उनका भी मैथ्स डब्बा ही रहता, मैं तुमको बता देता हूँ। ऐसा मत सोचो कि बहुत मैथ्स वाले जो है जितने बीएससी के सब मैथ्स में अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये मैथ्स रीजनिंग चलता रहेगा। ये कितना नंबर कवर करेगा आपका? 20 क्वेश्चन, 20 नंबर नहीं। एक शेड्यूल आपका रहेगा जो 2 महीने तक चलेगा, मतलब ये तो 2 महीना हो गया ना, 1 महीना, 2 महीना, और ये तीसरा महीना, ये मान, ये 2 महीना। यहाँ पर आपका क्या कवर होगा? हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, यहाँ भी, ये भी दूसरा भी महीना लग जाएगा, प्लस कंप्यूटर। अब ये जो इसका एक शेड्यूल का ये समय बचेगा, इसमें हम चलाएंगे जीएस, कोई ना कोई सब्जेक्ट जीएस चलाएंगे, और एक शेड्यूल आपका तो ये पूरा जीएस रहेगा, ये रहेगा। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। कंटेंट अब क्लास कैसे चलाऊंगा, मैं जीएस की बता रहा हूँ। यहाँ तो आपके पास पर्याप्त समय, जो भी क्लास में कराया जाएगा आपको करना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, पीडीएफ भेज दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और आपको टेस्ट देगा, ठीक। ये जीएस को देखो, इसका अप्रोच कैसा होगा। 60 नंबर है, 60 नंबर है ना जीएस, और यहीं पे जो स्टैंडर्ड का मैं बात कर रहा हूँ वो खेल यहीं हो सकता है, यहीं हो सकता है। 25 नंबर छत्तीसगढ़ है, मतलब छत्तीसगढ़ में भी आप मान सकते हो कि अच्छा पूरा सिलेबस कवर करेंगे, और सारी जानकारियाँ हमारे पास, अच्छे डेटा, अच्छे फैक्ट्स हो ग्रंथ एकेडमी के, ताकि वहाँ से आया बाया क्वेश्चन भी आए तो हमारी रीच में आ जाए। क्योंकि पीएससी वाले थोड़ा डीप पढ़ते हैं भैया। आप तुम 1 लाइनर पढ़े हो या कोई कोचिंग की शॉर्ट नोट्स लेकर पढ़ रहे हो कि इतना 25 नंबर छत्तीसगढ़ हम इतने में कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, वहीं पीएससी का स्टूडेंट आएगा, अच्छा क्वेश्चन आगे घुस के, तो तुमने बनाया 20, वो बनाया 25, या तुमने बनाया 15 और उसने बना दिया 20, 5 नंबर का डिफरेंस एक ही उसमें हो गया, ये तो बाहर कर देगा, ठीक। अब रहा इंडियन जीएस की बात, तो इंडियन मैं कैसे करूंगा मैं आपको बता दूं। मैं पूरा का पूरा पीएससी का सिलेबस जो है मैं वही कराऊंगा आपको, लेकिन वो कराते हुए और वही कंटेंट आपको दूंगा मैं, लेकिन जब आप कॉपी पेन लेकर यहाँ बैठेंगे तो मैं आप एक चीज़ नोट करना, मैं बताता हूँ पढ़ाते समय। ये हमारा अगर कम फोकस वाला जो क्षेत्र होता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा ना आपके, कि भैया ये वाला जो सेक्शन है ना, इससे चांसेस 10% है, तो आप वहाँ लिख लो 10% चांसेस वाले प्रश्न है। मैं कहीं बोलूँगा ये अचानक भयानक वाला है, मतलब वो जो 100 में से जो 10 क्वेश्चन अचानक भयानक आते हैं ना, वो वाले सेक्शन से है ये। तो आप ऐसा नोट करते हुए चलना, नोट करते हुए। फिर मैं कोई टॉपिक लेकर आया, मैं बोला कि देखो भैया मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गवर्नमेंट एक्ट्स, ब्रिटिश
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, मतलब अंग्रेज़ों के जमे जो संवैधानिक विकास हुए, जो अधिनियम, विभिन्न अधिनियम वो लेकर आए थे, तो वो तो मैं बहुत डिटेल पढ़ाता हूँ इनको। लेकिन आप लोगों के लिए जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आप लोगों के हिसाब से चलूँगा। मैं क्या बोलूँगा, थोड़ा तो अंतर होगा पीएससी और आप में से। मैं क्या बोलूँगा कि देखिए आपके लिए ये कम चांस है। पूरे टॉपिक में भी मैं आपको बोलूँगा कि ये तो आपका वो जो मेन चीज़ मैं यहाँ फोकस करूँगा वो आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाए। बाकी ये जो यहाँ वाला कंटेंट और नोट्स आप तैयार करते समय पढ़ लो, हल्का, उसको हल्का रखो। जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया मतलब वो आपको एकदम रट डालना है, ये वाला अप्रोच। और मैं पढ़ाते, अगर मैं कहीं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाते जाना मतलब वो पढ़ना है, आपको सबको पढ़ना है। लेकिन मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ये जो है इसके आने के चांसेस 10% है, तो आप वहाँ नोट कर लो कि सर बोले हैं कि यहाँ पर 10% चांस। मैं बोल दूंगा कि इसको भी अच्छा 10% चांस है का मतलब, देखो मेरे कुछ अप्रोच को ध्यान रखो। मैं जब पढ़ाता हूँ क्या बोलता हूँ, ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर आया पढ़ाते पढ़ाते और मैंने बोला देखो भाई इसके चांसेस 20% हैं, इसके चांसेस 20%, ये यहाँ से यहाँ तक 20% है, इसके चांसेस 10% हैं, यहाँ से यहाँ तक 10% है। और यहीं पर एक टॉपिक आया और मैं बोला देखो भैया ये है अचानक भयानक, बोल दिया। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ ये सब तो आपको पूरा तैयार करना है, पूरा सॉलिड। यहाँ पहुँचे मैंने, आप बगल में लिखे हुआ 20%, मतलब इसको बड़े ध्यान से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 बार पढ़ के गुजर जाना, 2 बार। इसको 2 बार, जब भी आप 3 बार तो रिवीजन करना है ना आपको कम से कम। पहली बार जब आप पढ़ रहे हो तो ये आ गया 20%, 2 बार ध्यान से ऊपर से लेकर पढ़ के, इसमें जान नहीं देना याद करने के चक्कर में। ये 10% बोला हूँ ना, एक बार पढ़ के गुजर जाओ। और ये अचानक भयानक बोला हूँ ना, ये जब पूरे विषय की आपकी 3 बार की तैयारी हो जाना, आपको लगे कि आप क्या करो, तब ये अचानक भयानक को देख लेना। बस ये अप्रोच ये होता है ना। और प्रेशर भी नहीं लेना है, प्रेशर लेके तैयारी करोगे तो तैयारी नहीं होती। एक बात और, जैसे तुम सोच रहे होगे कि पिछला चूक गई हूँ तो अब की बार मेरे को चाहिए, ऐसा भी नहीं सोचना। हाँ हाँ वो देखो हाँ मैं आपको हर टॉपिक में कवर नहीं कर सकता। मैं तो जो आपको नोट्स दे दूंगा मैं बोलूँगा ये आप कर लेना, आपके नोट्स में रहेगा, ये आप कर लेना। नहीं पढ़ा सकता मैं 1 साल का अवधि का ड्यूरेशन 3 महीने में, क्या सोचिए आप, एक शब्द के साथ तो नहीं चल सकता। वो मेरा काम है। पेपर के क्रक्स, जहाँ से क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है उसको डीप तैयार कर लिए, और जहाँ से क्वेश्चन के आने की संभावना कम है तो उसको जल्दी से, या फिर आपके भरोसे की देखो भैया समझाने लायक कुछ नहीं है, ये आपको पीडीएफ में ये कंटेंट है, नोट्स में आपके ये कंटेंट है, आप तैयार कर लेना इसको, लेकिन ज़्यादा वेटेज नहीं देना टेस्ट में। आओ वो अप्रोच, वो मेरा अपना अप्रोच रहता है पढ़ाते वक्त। मैं ये जानता हूँ कि 3 महीने या उधर कभी 1 महीना ले लेते हैं, 4 महीना है, 4 महीना जीएस के लिए हमारे पास। उस 4 महीने में मेरे अभी देखोगे आप, मैं जब शुरू करूँगा ना अभी क्लास, तो आप देखोगे कि उस पूरे अप्रोच में आपको पहले आज के क्लास से आपको आप समझ में आ जाएगा कि आपको अप्रोच क्या रहेगा, क्लास का अप्रोच क्या रहेगा, है ना। ठीक है, इतना समझाइश काफ़ी है। सिलेबस वही है जो व्यापम का है, पूरा जीएस है, पूरा सीजी इंडियन है ना, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है। रेशो देख लिया अपन, है ना, रेशो देख चुके हैं। इसी स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे और 5 मिनट ले लो आप, 5 मिनट के बाद मैं देखो एक मेरी समझाइश आप सभी ध्यान रखें। जो पिछले एसआई में किसी प्रकार से मेंस से कुछ बहुत लोग 10-15 नंबर से मेंस से ही चूक गए हैं, कुछ लोग फिजिकल में बाहर हो गए, कुछ लोग इंटरव्यू से बाहर हो गए।
मैं जान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी मानसिकता, क्योंकि एक एसआई के एग्ज़ाम ने ले लिया 5-6 साल। आपके ऊपर वैसे ही प्रेशर है, आप सोच रहे हो कि 5-6 साल घर में टोकते हैं, इधर टोकते हैं, पड़ोस में टोकते हैं, एक नैतिक दबाव आ गया है, कब तक तैयारी करेगा, कब तक नौकरी मिलेगी, है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच के एग्ज़ाम में बैठते हो, नहीं मेरे को करना ही है, मेरे को करना ही है, मेरे को करना ही है, करना ही करना ही। नहीं 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 नहीं, किसी चीज़ को पाने का जुनून अलग बात होती है, और मेरे को करना ही है, करना ही है, करना ही है सोच सोच के अपने ऊपर प्रेशर डालना अलग बात होती है। आप लोग ऐसा सोचते हो ये नहीं तो कुछ नहीं है, ऐसा मेरे का क्या होगा, अगर इस बार एसआई के एग्ज़ाम में मैं फेल हो गई या मेरा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ये नेगेटिव चीज़ है। ये नहीं, आपका सोच कैसा होना चाहिए, आपकी सोच ऐसे होनी चाहिए कि ये पोस्ट निकली है, मुझे इसी में पास करना है, इसी में पास करना है। देखो दोनों में अप्रोच में अंतर है, इसी को पास करना है, इसके बाद पता नहीं अगला मौका कब आए ना आए, इसी में पास करना है। इसी में पास करना है तो क्या क्या करना होगा, बिना समय गवाए बढ़िया शेड्यूल के साथ, जब तक पूरे एग्ज़ाम की प्रक्रिया तक बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखकर सबसे पहले प्राथमिकता पढ़ाई। देखो बहुत नॉर्मल, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बहुत नॉर्मल चीज़ों को बहुत नॉर्मल रखो, बाकी चीज़ों को शादी ब्याह बर्थडे सेलिब्रेशन ये मेरे पढ़ाई के आड़े में नहीं आना चाहिए। मेरा दिल इतना मजबूत होना चाहिए कि मेरा भाई आज मेरे को 6 घंटे का शेड्यूल है मेरा, है ना, और मैं तेरे बर्थडे में चला गया, मतलब आज का मेरा पढ़ाई गया। तो तुम्हारा अपने सीने पे पत्थर रखना आना चाहिए, वो हो गया बर्थडे भाई, अगले साल तोर बर्थडे में आ जाऊँ, तोर ब्याह में आ जाऊँ, काकरो हो, मतलब ऐसा नहीं कि अगले साल फिर से ब्याह करना फिर से आ जाऊँगा, ऐसा वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, बाद में देखेंगे। ये पहला है ना। लेकिन वहीं पर दूसरा स्टूडेंट कैसा होता है, अच्छा स्टूडेंट है ना, लेकिन दूसरा स्टूडेंट की अप्रोच कैसी हो गई, मेरे ऊपर बहुत दबाव है, मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा अगर मुझे ये नहीं मिला। जो अभी इससे पहले मैंने कहा वो अलग चीज़ था, और अभी ये स्टूडेंट जो सोच रहा है कि मेरा ज़िंदगी ख़त्म है इसके बाद अगर मुझे ये नहीं मिला, ये वाला कैसा लग रहा है आपको, दूसरा वाला नेगेटिव है ये। मतलब वो स्टूडेंट अपने ऊपर स्वयं एक दबाव डाल रहा है, और ज़्यादा दबाव आपकी एफिशिएंसी ख़त्म कर देता है। आपको याद है ज़्यादा दबाव आता है तो आप भूलने लगते हो, ज़्यादा प्रेशर डालते हो ना आप तो आप भूलने लगते हो, आपने जो पढ़ाई की है तैयारी की वो भी भूल जाओगे आप। ये नहीं, चीज़ों को सामान्य रखना है, हाँ हमें चाहिए इसी बात, लेकिन चीज़ों को रखना सामान्य है, जनरल, मतलब एकदम सामान्य रह के करो ना भैया, ये मेरा शेड्यूल है, ये 6 घंटा मेरे को ईमानदारी से, मेरे को इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, 6 दिन रेगुलर क्लास करना है, संडे को टेस्ट देना है, और बाकी अन्य चीज़ों का वर्क करना है ना, एकदम सामान्य रखने बोल रहा हूँ। और बाकी बढ़िया नींद लेनी है, बढ़िया खाना है, और अपने समय पर तैयारी करनी है। 6 घंटे का मेरा शेड्यूल है, अगर उससे 2 घंटा किसी दिन ज़्यादा हो जाता है वेल एंड गुड, लेकिन 6 घंटे से कम नहीं, 6 घंटे से कम नहीं। 6 घंटा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन भाई 4 महीने में तैयार करना है, 4 महीने में सॉलिड तैयार होना है, तो 6 घंटा तो मिनिमम चाहिए, 6 घंटा चाहिए। और ना मैं तो पीएससी वाले स्टूडेंट को बोलता हूँ, आप 2.5-3 घंटा भी रेगुलर साल भर पढ़ते हो तो भी तैयार हो जाओगे ना, लेकिन 6 घंटा का शेड्यूल है, 6 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए प्लस है, 6 घंटे से कम। अच्छा एक और चीज़, मान लीजिए आपके पढ़ने की आदत नहीं है, आप इतना ऐसे स्टूडेंट नहीं रहे हो ना जो इंजीनियर पीईटी और आईआईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, उनकी सीटिंग रहती है ना 8-8 10-10 घंटे की, उनको आदत है वो कर लेंगे। लेकिन हम में से एसआई के वैकेंसी एसआई के लिए बैठने वाले, मैं लिख के देता हूँ 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी कभी भी रेगुलर 2 घंटे की आदत नहीं होती। कोई बात नहीं, शुरू करोगे ना तो शुरू 2 घंटे से करो, शुरू 2 घंटे से ही करो, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि एक महीने तक 2-2 घंटे रेगुलर पढ़ो, फिर 1 महीने बाद 4 घंटा, इतना समय नहीं। पहला 1 हफ्ता 2 घंटे, अगले हफ्ते में उसको बढ़ा के 3 घंटा कर लो, अलग अलग सीटिंग, वो भी तरीका बताऊंगा सीटिंग का भी ना आपका, कि सीटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, दिन का 24 घंटे में आप कैसे चुनोगे, कौन सा बेस्ट समय कैसे चुनोगे वो भी बताऊंगा। और एक और चीज़, 3 घंटा, अब 3 घंटे रेगुलर आप आदी हो गए हो, अगले 1 हफ्ता में 1 घंटा और बढ़ा लो। इस तरह से धीरे धीरे प्रक्रिया धीरे धीरे चलनी चाहिए। वो आप लोग स्कूल कॉलेज में करते होगे एकदम मस्त खेले कूदे, लास्ट में बोर्ड एग्जाम आया, 2 महीना पहले 3 महीना पहले टाइम टेबल, 3 महीने पहले टाइम टेबल बनता है ना,
एकदम मस्त दिन में 10 घंटे वाला 10 आवर्स टाइम टेबल बनाते हो। टाइम टेबल सुबह 4 बजे उठूँ, 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटा ये है ना। रुक ना, बता रहा हूँ, ये 3 महीने पहले वाला है। 3, फिर दोपहर में 1 घंटा सोने के बाद 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, ऐसे करके टाइम टेबल बना लिया आप। 1 महीना बीत गया, इस 10 घंटे का कभी भी आपने 3 घंटा भी नहीं किया। अब इस फ्रेश टाइम टेबल बनता है, 2 महीने में तैयारी करते हैं। ये 10 घंटे को बना देते हो आप 14 घंटा का टाइम टेबल। आप अब और टफ करते जाते हो ना, 3 घंटा नहीं, सुबह उठूंगा 4 घंटा ये, इतने घंटे में इतना विषय, इतने, ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, एक हिसाब हो गया। पता चला कि अब 14 घंटे में 5 घंटे भी आपने तैयारी नहीं की, प्रेशर बढ़ गया आपका। उसके बाद तो आदमी 6 घंटा नींद, 5 मिनट में ब्रश, 5 मिनट इसका भी हिसाब बनाता है, लेकिन अंत तक उससे कभी सिलेबस पूरा नहीं होता और एवरेज नंबर ही आता है उसका, या फेल हो जाता है। ये वाला नहीं करना है। ये पूरा जो आपके पास है 6 घंटा, मतलब ये ऐसा नहीं चाहिए हमको जो अचीव नहीं कर सकता स्टूडेंट। ये सामान्य बात नहीं है ना। इस आदत को बनाने के लिए उस स्टूडेंट को वर्षों लगे हैं। ऐसे ही कोई 100 उठ के ऐसा नहीं कर सकता ना। आपको 6 घंटा, 6 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी। अब ये 6 घंटा भी मैं बता दूं, लगातार बैठ जाती हो क्या 3-4 घंटे? हाँ हाँ, अब मैं बता रहा हूँ आपको, वो कभी भी ये 6 घंटा एक साथ का नहीं होना चाहिए। सवेरे आप 5 बजे उठ रहे हो, 5 से 7 एक सीटिंग, 5 से 7 या 7:15, क्योंकि बीच में ब्रेक भी तो रहेगा बीच। अब ये एक सीटिंग हो गई। ये दोपहर में, आप दोपहर में क्लास में रहोगे, सवेरे रनिंग करके आओगे। हाँ हाँ हाँ, अब तुम उसको एडजस्ट करो फिर, नीचे शाम को, रात को, इधर। अब तो तुम आदी हो चुके होगे, अब तुम्हारा एकदम ऐसे पढ़ नहीं जाती है ना बैठ के, अब आदी हो गई होगी। 3-4 महीने लगता है आदी होने के लिए ना। हाँ ठीक है, वो तुम अपने हिसाब से, मैं बता रहा हूँ आपको। एक रूटीन, एक ये हो गया, एक हो गया आपका। फिर आपने दोपहर में निकाल लिया सोने के बाद या जैसा भी हो, या आप रात में खाना खाने से पहले, शाम को, या उससे बाद। तो 3 अलग अलग सीटिंग होनी चाहिए, 3 अलग अलग, सुबह उठने से लेकर सोने तक, अलग अलग सीटिंग, अलग अलग समय में। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप लोग 10th बोर्ड भी दिए हो, 12th बोर्ड भी दिए हो, आपको पता है क्या है साला। मैं सुबह 10th बोर्ड 12th बोर्ड में सुबह उठ के 4 बजे पढ़ता था, एकदम साइंस है दिमाग मेरा चलता था। वो एक, अगर वो आपका सुबह का है तो वो होना ही चाहिए, रखो उसको, ठीक। हाँ तो 3 बजे उठ जाओगी तो करो, सुबह करो ना। ये हो गया। उसके बाद कई लोग दोपहर में सोने के बाद अच्छा लगता है, 1 घंटा खाना खाने के बाद 1 घंटा सोने के बाद उठते हैं तो फ्रेश महसूस, वो 2 घंटा वो ले लो और 1 रात में ले लो ना। इस पूरे दौरान 6 घंटा तो आपको मिनिमम नींद चाहिए। 6 से 8 घंटा आप नींद लो ना, नहीं तो बौरा जाओगे, पागल हो जाओगे। 6 घंटा आपको सोना है, चाहे आप टुकड़े में सो जाओ पहले। अगर 5 ही घंटा सो रहे हो तो दोपहर में 1 घंटे की नींद मान लो। अच्छा, इस दौरान ये जो एक सीटिंग होगी ये भी आपकी लगातार नहीं होगी। बता रहा हूँ कैसे। आदमी का माइंड जो है ना, जब आप चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं तो 2 घंटे में समझ जाओ, 1 घंटे की सीटिंग, बीच में 10 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटा, इस तरह से पूरा करोगे आप पहली सीटिंग। और कभी भी आप तैयारी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी करके रखनी है। जैसे 1 बॉटल पानी ले लिए, कुकी आता है ना, कुकी बेक्ड बिस्किट, 2 पीस, हर सीटिंग में 2 पीस रख के बैठो, 2 पीस, है ना। बढ़िया फ्रेश हो गए हो, बढ़िया बैठे, 1 घंटा ब्रेक लिया। वो 10 मिनट के ब्रेक में करना क्या है ये भी बता देता हूँ। 10 मिनट के ब्रेक में 1 कुकी लिया, कुकी खा लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया। क्या होता है जब आप मेंटल वो करते हो ना तो ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, थकते हो ना। ऐसा नहीं कि केवल रोड खोलने से आदमी थकता है, जब इसका इस्तेमाल होता है तब भी थकता है ग्लूकोज। वो क्या करेगा, 10 मिनट का ब्रेक में वो आपको चढ़ा देगा, फिर से फ्रेश महसूस करोगे ना, दिमाग अच्छा काम करेगा। 10 मिनट के। अच्छा, एक और काम करोगे, मोबाइल फ़ोन तो आप जहाँ पढ़ने बैठोगे वो आपके पास होने ही नहीं चाहिए, स्विच ऑफ होकर किसी बक्से में डालो।
आपको जो पढ़ने का जो टाइम टेबल बनाओगे वो मोबाइल आपके पास होना ही नहीं चाहिए, दूर रहो उससे, वो अंदर। मान लो कुछ खोजना खाजना है ना, लिख लेना उसको, बाद में खोजना। मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा, वो बक्से में अंदर रहेगा। आपके पढ़ाई के जो टाइम टेबल है उसके बीच में आपके पास मोबाइल नहीं रहेगा, ठीक। केवल दीवार घड़ी रखे हो तो वो देख लो बस। 20-10 मिनट में आपको ना तो वही 10 मिनट के ब्रेक में मोबाइल देख लेता हूँ, टीवी देख लो, कुछ नहीं चाहिए। वो 10 मिनट का ब्रेक आपके लिए जानते हो क्यों है? वो एक कुकी खा लो, पानी ग्लूकोज लेवल अप करने के लिए, और जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको घूम घाम के छत में मंथन कर लो, आप फ्री होके एकदम, ये पढ़ा था ये पढ़ा था, और 10 मिनट के बाद वापस आओ, वापस बैठो, 1 घंटे का टाइम फिर पूरा करो। ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी। और ये केवल आपकी नहीं, ये किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले की स्ट्रैटेजी हो। स्ट्रिक्टली अगर 1 साल फॉलो कर लिया ना, वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। ये ऐसा ही छोड़ दो, पीएससी क्रैक कर लो, यही करना है आपको, ठीक। मेरे ख्याल से इतनी समझाइश काफ़ी है। क्लास करते